गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। जी सर, आवाज आ रही है। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वही सबको आधुनिक इतिहास चल रहा है और आधुनिक इतिहास में अच्छा बोर्ड दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ब्लर हो रहा है पर दिख रहा है। पढ़ने नहीं आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, है ना? देखो ओके सर। हम लोग देख रहे हैं आधुनिक इतिहास चल रहा है, उसमें एक टॉपिक है 1857 की क्रांति। और 1857 की जो क्रांति है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे। और सबसे बड़ी जो यहाँ से चीजें हैं, 1857 की क्रांति का क्वेश्चन जो है मेंस की परीक्षा में भी आता है, उसको कैसे लिखा जाता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 1857 की क्रांति की नींव जब हम लोग वायसराय या वो पढ़ रहे थे, एक्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको देखा था कि 1806 में एक वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 की जो नींव रखी गई थी वो वेल्लोर में ही, वेल्लोर का जो पुलिस का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसी में रख दी गई थी। लेकिन इसकी इसकी जो मुख्य भूमिका आई वो 1857 में जाके कैसे आई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो शोषणकारी नीतियां थी, या उनके द्वारा जो हमारे देश के कुटीर उद्योग जो थे, या हमारे देश के जो कुछ सामाजिक रीति रिवाज थे, या हमारे देश की कुछ धार्मिक परंपराएं थी, उन पर किया जा रहा कुंठाघात जो था, उसके कारण भारतीय जनमानस जो था उसने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना धीरे धीरे शुरू किया। लेकिन निश्चित रूप से उनके पास बहुत सारी चीजों का अभाव था, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन अगर उस क्रांति में हम लोग सफल हो जाते तो शायद भारत 100 साल पहले क्या हो चुका होता, आजाद हो चुका होता। उसमें बहुत सारी कमियां भी थी जिसके कारण वो सफल नहीं हुई। तो इसके बारे में हम लोग देखें 1857 की जो क्रांति है उसके कई अलग अलग कारण हैं, और जो क्वेश्चन आता है वो उन कारणों से ही आता है कि क्या कारण रहा, कौन सी मेन कारण क्या था, उसका तत्कालिक कारण क्या था, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित रूप से 1857 की क्रांति के जो बीज थे, अगर कभी क्वेश्चन आए कि 1857 की क्रांति का आगाज कहां से माना जाता है, तो 1857 की क्रांति का आगाज जो है वो वेल्लोर सिपाही विद्रोह 1806 से माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसके तत्कालिक कारण अलग है, उसके सामाजिक कारण अलग है, उसके आर्थिक कारण अलग है, उसके राजनीतिक कारण अलग है, सारी चीजें अलग अलग है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो जब अंग्रेज भारत में आए थे, अंग्रेजों ने जब 1757 का जब प्लासी का युद्ध लड़ा और बक्सर का 1764 में जो युद्ध लड़ा, उस युद्ध से अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी वो महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी। अब उस महत्वाकांक्षा के बढ़ने के कारण उन्होंने भारतीय जो रियासतें थी उसमें हेरफेर करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने यहाँ की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन करना शुरू किया। यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे उसमें इंटरफेयर करना शुरू किया, जिसके कारण उन्होंने बंगाल के साथ साथ पूरे देश में क्या कर ली थी, अपनी जो नींव थी वो रख ली थी। उन्होंने बच्चों, महिलाओं आदि सभी लोगों पर क्या किया गया, शोषणकारी नीति अपनाई गई, जिसके कारण भारतीय जनमानस उनके विरुद्ध हुए। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 1857 की क्रांति में राजनीतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है ऐसा। तो राजनीतिक कारण में मान लो उसने दे दिया कि डलहौजी की हड़प नीति, या वेलेजली की सहायक नीति, या उन्होंने भारतीय रियासतों के प्रति घेरे की नीति, तो ये सब राजनीतिक कारण है। तो यहाँ से राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो दो मुख्य बात निकल के सामने आती है, और ये है वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति। क्योंकि सहायक संधि के तहत वेलेजली क्या करता था, भारतीय रियासतों को सैनिक टुकड़ी सहायता के रूप में दे देता था कि जब भी आपके ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो तो हमारी सेना आपकी मदद करेगी। तो सहायक संधि 1799 में ये वेलेजली लेकर आया था, जो कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण था। दूसरा डलहौजी की हड़प नीति थी, उसमें यह था कि वो भारतीय रियासतों पर किसी न किसी रूप से उस पर राष्ट्रद्रोह का को आरोप लगाकर उसको क्या कर देता था, उसके राज्य को हड़प लिया करता था, इसलिए उसको हड़प नीति या डॉक्ट्रिन की नीति के नाम से जाना जाता है। तो राजनीतिक कारण अगर पूछा जाए तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि राजनीतिक कारण में निम्नलिखित चीजों में से क्या शामिल है या नहीं है, या उपरोक्त में से सभी।
तो वेलेज़ली की सहायक संधि और हड़प नीति के साथ साथ ये तो उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से दोनों नहीं। तो मुख्य रूप से अगर राजनीतिक कारण बोले तो राजनीतिक कारण से यहाँ पर यह है कि उनका राज्य क्षेत्र विस्तार करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें अपनाई थी। तो राजनीतिक कारण में मुख्य रूप से हम दो चीजें लिखते हैं, वैसे बहुत सारी चीजें हैं राजनीतिक कारण में। राजनीतिक कारण में अगर हम और चीजें देखें तो भारतीय रियासतों के प्रति उन्होंने अलग अलग नीतियां अपनाई है। अपने राज्य को अलग अलग करने के लिए जो जो नीतियां अपनाई वो सारी की सारी राजनीतिक कारणों में आई है। ठीक है, तो फिर से आपको रिपीट हो रहा है, वेलेज़ली की सहायक संधि 1799 में शुरू की गई थी, जो कि सहायता देकर सैनिक टुकड़ी और वो क्या कर लेते हैं, अपने राज्य को उसमें मिला लिया करते थे। और एक हड़प नीति है जो कि डलहौसी की हड़प नीति 1848 में आई थी। तो राजनीतिक कारण से क्वेश्चन ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो मेंस में लिखने आता है तो हमको इसके बारे में डिटेल लिखना पड़ता है। लेकिन ये जितनी मैंने चीजें लिखी, एक मेंस का बड़ा आंसर लिखने के लिए इतनी चीजें पर्याप्त। हम इसको अगर डिस्क्राइब ना भी करें तो भी हमारा काफी आंसर इससे बन जाता है। फिर इसके बाद आता है कि सामाजिक और धार्मिक कारण उस समय क्या रहे होंगे। तो सामाजिक और धार्मिक कारण में समाज के रूप में क्या कुंठाराघात किया था अंग्रेजों की नीतियों ने, और धार्मिक रूप से क्या कुंठाराघात किया था, ये चीजें उनकी सामाजिक नीतियों में आता है। तो देखो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उस एक्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उस एक्ट के तहत ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने क्या किया था, ईसाई मिशनरीज जो थे उनको भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए क्या कर दिया था, भेज दिया था, या अनुमति दे दी कि भारत में भी आप अपने धर्म का क्या कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो 1813 में ईसाई धर्म को भारत में आने की जो अनुमति मिली थी वो उसका एक धार्मिक कारण था। ठीक है, दूसरा हिंदुओं को चोटी रखने से उन्होंने मना कर दिया था। अंग्रेजों ने इस टाइप की नीति बनाई थी, हिंदुओं को चोटी रखने से मना कर दिया, तो ये भी एक धार्मिक आधार पर क्या था, कुंठाराघात था। मुस्लिमों को टोपी पहनने और दाढ़ी रखने की मनाही थी, ऐसा भी उन्होंने किया था, ये भी एक धार्मिक कुंठाराघात था। सिखों को पगड़ी पहनने से मना कर दिया गया था, तो ये धार्मिक कुंठाराघात था। साथ ही हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में क्या कर रहे थे, सामाजिक व्यवस्था में आप देखो सती प्रथा है, सती प्रथा एक्ट जो कि कई रूढ़िवादी जो भारतीय लोग थे उनके लिए तो एक तरीके से क्या था, ये अंग्रेजों के द्वारा की गई एक सामाजिक व्यवस्था पर मतलब चोट थी। निश्चित रूप से ये भारतीय मतलब एक सभ्य समाज के लिए सती प्रथा एक्ट अच्छी पहल थी, लेकिन जो कि हमारे देश के कुछ रूढ़िवादी जो लोग थे उनके लिए सामाजिक व्यवस्था पर चोट थी। तो सती प्रथा एक्ट जो था एक वो, और विधवा पुनर्विवाह, तो ये दोनों चीजें जो है भारतीय जनमानस के लिए और एक सभ्य समाज के लिए तो व्यवस्था ठीक थी, लेकिन चूंकि हमारा देश इतना साक्षर था भी नहीं उस समय, ये तो इवन तक स्वतंत्रता तक नहीं था, तो उस समय ये भारतीय जनमानस को क्या लगी कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक और धार्मिक कारण जो है इस आधुनिक 1857 की क्रांति के कारणों में आता। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, ईसाई धर्म को भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए अनुमति कब मिली थी, तो 1813 में मिली थी। ठीक है, दूसरा कि और कुछ कारणों का ऐसा फैक्ट बना दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या 1857 की क्रांति के सामाजिक कारणों में शामिल है या नहीं है। तो ये 3-4 फैक्ट वो ऐसा दे देंगे और लास्ट में दे देंगे उपरोक्त में से सभी, तो ऐसा भी फैक्ट बन सकता है। और अगर क्वेश्चन 3 नंबर में मान लो बेंच में लिखना है कि 1857 की क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे, तो आप ये 3-4 पॉइंट मिलाकर लिख सकते हो, ये भी इसका एक फैक्टर बन सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई पूछना है? नो सर। ओके, हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण। देखो आर्थिक कारण आप लोग समझते हो कि आर्थिक रूप से भारतीय जो व्यवस्था थी उस समय इन्होंने किस तरीके से मतलब चोट पहुंचाई थी। तो भारत का जो कच्चा माल था उस कच्चा माल को ये क्या करते थे, इंग्लैंड भेज देते थे। ठीक है, पहला फैक्ट यहां से याद रखिएगा कि भारत में जो प्राकृतिक संसाधन थे उस प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ जो भारत का कच्चा माल निकलता था खेतियों से उसको इंग्लैंड भेज देते थे और उसी कच्चे माल से नया उत्पाद बनाकर भारत में फिर से बेच देते थे। तो जो हमारे देश के जो कुटीर उद्योग थे या जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे जो उद्योग थे उस पर क्या हुआ, इस एक तरीके से इसका गलत इफेक्ट पड़ा। इवन हमारी जो इकोनॉमिक्स थी, हमारे देश का जो व्यवस्था थी, हमारे देश के जो उद्योग थे वो धीरे धीरे उन्हें क्या नष्ट होने लगे। तो कच्चा माल जब ये इंग्लैंड लेकर जाते थे और वहां से जो चीजें बनकर आती थी वो एक आकर्षक और भव्य रहती थी, जबकि हमारे देश की जो कुटीर उद्योगों में बनी हुई चीजें एक अलग टाइप की होती थी। तो लोग इनके प्रति आकर्षित होने लगे और जिसके कारण इनके उद्योग धंधे क्या हुआ,
मतलब चलने लगे। तो हमारे देश के उद्योग धंधे खत्म हुए, तो कच्चे माल को इंग्लैंड भेजना और वहां से वापस उसको नए उत्पाद बनाकर फिर से भारत में भेजना, जिससे हमारी इकोनॉमिक जो थी, हमारे देश की जो करेंसी थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, हमारे देश के उद्योग जो थे वो क्या होने लगे, खत्म होने लगे। तो पहला फैक्ट ये आता है, कुटीर उद्योगों का खात्मा आता है। साथ ही इन्होंने भू राजस्व व्यवस्थाएं जो थी, भू राजस्व व्यवस्था में आती है, मैं आपको अगले चैप्टर में जब भी अगली क्लास होगी उसमें यही पढ़ाऊंगा कि जागीरदारी, महलवाड़ी और रेतवाड़ी जो प्रथाएं थी, जो किसानों से जो लगान लेने की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं में किसानों को इतनी ऊंची लगान दर देना पड़ती थी, जिसके कारण भारतीय किसान जो था वो एक तरीके से मतलब ये स्थिति होगी, उसकी स्थिति कमजोर होने लगी। तो ये किसानों के प्रति की गई आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ी क्या थी, अंग्रेजों की नीति थी, जिसके कारण भारतीय किसान भी क्या होने लगा, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ होने लगा, जिसके कारण स्थिति ये बनी कि किसान परेशान हुआ, इधर सामाजिक लोग परेशान हुए, इधर भारतीय रियासतें परेशान हुई। तो ये सब धीरे धीरे क्या हो रहे थे, आपस में अंग्रेजों के खिलाफ एक धीरे धीरे एक नीति बना रहे थे, किस तरीके से इनका विरोध किया जाए, जिसका कारण आता है 1857 की क्रांति। लेकिन इतना भी होकर भी भारतीय लोग नहीं समझे, क्योंकि किसान अलग थे, उद्योगपति अलग थे, रियासतें अपना काम करती थी। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई, और उस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जो व्यवस्थाएं थी, जो उसकी कंपनी की जो व्यवस्था थी, वो ध्वस्त हो गई, और वहां से अंग्रेज क्राउन जो थे, ब्रिटेन क्राउन जो था, उसका भारत में शासन हुआ। लेकिन 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, यह क्वेश्चन आता है। तो तत्कालिक कारण था, क्या था, कौन बताएगा? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। देखो, तत्कालिक कारण था उसका चर्बी वाले कारतूस, है ना। तो होता क्या था कि जो ब्रिटेन की जो मतलब जो सेना थी, उस सेना में यह सिपाही जो थे, उनके पास एक राइफल, इनफील्ड राइफल करके जो राइफल रहती थी, उस राइफल में सुअर और गाय की चर्बी यूज होती थी, और जब उस कारतूस को वो छीला जाता था तो वो क्या, मुंह से छीलना पड़ता था, जिसमें गाय हिंदू धर्म के लिए एक तरीके से क्या थी, देवी थी, और सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए क्या माने जाते हैं, मतलब उनके धर्म के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम जो थे, उस चर्बी वाले जो कारतूस थे, उन कारतूस के कारण क्या हुए, अंग्रेजों का जो उनकी जो भारतीय सिपाही लोग थे, उन कारतूसों से चिढ़ने लगे। और यही एक कारण था, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंगल पांडे, और पांडे साहब चूंकि पंडित जी थे, तो वो जो थे वो मुंह से उसको छीनने में क्या है, उसके खिलाफ हुए, और उन्होंने ही सबसे पहली गोली 27 मार्च 1857 को एक बैरकपुर छावनी जो थी, जहां पर वो क्या करते थे, अपनी छावनी में रहते थे, अंग्रेजों के सिपाही उसमें शामिल थे, वहां पर उन्होंने पहली गोली चलाई थी, और वो गोली उन्होंने चलाई थी सर्जेंट मेजर करके एक व्यक्ति था उस पर। देखो, इतिहास में 2 पंडित हुए हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को बदल कर रखा। एक था चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिसने भारतीय इतिहास को बदला, और दूसरा था मंगल पांडे, जिसने 1857 की क्रांति की। ठीक है, तो 2 ब्राह्मणों ने भारतीय इतिहास को अलग टाइप से डिफाइन करवाया। ठीक है, अगर शायद ये नहीं होता तो उस दिन भी 1857 की क्रांति नहीं होती। तो चर्बी वाले कारतूस जो है, ये 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण का मतलब यहां से ये होता है कि कारण तो बहुत सारे थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, लेकिन जब हम किसी भी एक चीज को अगर हम इतनी ऊर्जा दे देते हैं कि उसको सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत होती है उस घटना को अंजाम देने के लिए, तो ये सब चीजें चल रही थी, भारतीय लोग इन सब चीजों से परेशान हो रहे थे, लेकिन जरूरत थी किसी के द्वारा एक चिंगारी दिखाने की। तो वो चिंगारी दिखाई थी मंगल पांडे ने 27 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सर्जेंट मेजर को उसने पहली गोली चलाई थी, और यहीं से 1857 की क्रांति का आगाज होता है। उसके बाद 10 मई मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो 10 मई मेरठ से हुई थी। फिर क्वेश्चन यहां से आता है कि 1857 की क्रांति में पहली गोली किसने चलाई थी, तो मंगल पांडे ने चलाई थी। कब चलाई थी, 27 मार्च 1857 को चलाई थी। किसके ऊपर उसने पहली गोली चलाई थी, तो वहां का जो मेजर था सर्जेंट करके, उसके ऊपर उसने पहली गोली चलाई थी।
तत्कालीन कारण यहाँ से 2-3 फैक्टर बनते हैं, ठीक है। कहाँ पर चलाई थी? तो बैरकपुर में चलाई थी। शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो मेरठ से मानी जाती है। तो यहाँ से 10 मई मेरठ, जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो 10 मई मेरठ से आते हैं। तो 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और आप याद रखने की कोशिश भी करें। 6ठी 7वीं 8वीं में आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है, लेकिन हमने वहां पर इतना ही पढ़ा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। आवाज आ रही ना? हेलो जी सर। हाँ सर। हम लोग 6ठी 7वीं 8वीं में जब हिस्ट्री पढ़ते थे हमको इतना पता था कि 10 मई मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरा ये था कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति में पहली गोली किसने चलाई थी? तो मंगल पांडे ने चलाई थी। उसमें एक कथा ऐसी है, मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि मंगल पांडे सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा था षड्यंत्र रचने का कि मुझे अंग्रेजों के खिलाफ होना है। तो जब वो रिटर्न आ रहे थे तो उनके दिमाग में ये चीज चल रही थी, नहा धो के मंदिर की पूजा पाठ करके आए वो, और आते से उन्होंने अपनी राइफल उठाई और सर्जेंट मेजर को मार दिया। तो वहां से उनके दिमाग में आई थी मंदिर से पूजा करके आए थे मंगल पांडे छावनी में, बैरकपुर छावनी में। इस प्रकार से सुबह सुबह की घटना है और सुबह सुबह की घटना के बाद इस क्रांति का आगाज होते और फिर शुरुआत होती है 10 मई मेरठ से। तो अभी तक अगर यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो ढेर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। राजनीतिक कारण का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अलग बन सकता है, धार्मिक सामाजिक कारण का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अलग बन सकता है, आर्थिक कारण का अलग बन सकता है, और तत्कालिक कारण में तो बनता ही है कि निम्नलिखित में से क्या तत्कालिक कारण था। तो ये हो सकता है इसमें से कोई सी चीज दे दे और एक इसमें से दे दे, ठीक है, या और भी कोई सी घटना शामिल करके ऑब्जेक्टिव बना दे। तो ये था 1857 की क्रांति के कारण, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। अब चूंकि ये क्रांति हुई, अब क्रांति हो गई, तो क्रांति में वो असफल हो गई। तो असफल हो गई तो क्यों असफल हो गई? तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। तो क्वेश्चन एक यहां से आता है 1857 की क्रांति का असफल होने के कारण क्या है, ठीक है। एक तो आता है 1857 की क्रांति के कारण क्या है, तो क्रांति के कारण को हम ऐसे डिवाइड करें, राजनीतिक कारण को अलग लिखें, धार्मिक सामाजिक कारण को अलग लिखें, आर्थिक कारण को अलग लिखें और फिर तत्कालीन कारण को अलग लिखें, और फिर उसकी समरी लिख दें कि ये उपरोक्त सभी कारण के साथ साथ अन्य कारण और भी थे जिनके कारण भारतीय जनमानस शुद्ध हुआ और ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर भारतीय मतलब इतिहास में 1857 क्रांति सामने आई। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसके असफलता होने के कारण में से निम्नलिखित में से ना ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से कि 1857 की क्रांति का असफल होने के कारण क्या थे। तो मान लो उन्होंने 3 कारण लिखे, चौथा लिख दिया उपरोक्त में से सभी, या उन्होंने लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण 1857 की क्रांति के असफल होने का कारण है। तो 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं। तो देखो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण में अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर हैं, यहाँ हम 10 पॉइंट लिख सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप खुद भी जानते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा या सुना ही है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय जो सबसे बड़ा मेन कारण था वो था नेतृत्व का अभाव। मतलब 1857 की क्रांति के लिए कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो नेतृत्व कर रहा था। जैसे बाद में महात्मा गांधी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, जवाहरलाल नेहरू आए, जो गोपाल कृष्ण गोखले आए, इस टाइप के जो नेता थे ये नेता 1857 की क्रांति में नहीं थे। तो पहला कारण ये आता है कि नेतृत्व का अभाव, जिसके कारण 1857 की क्रांति क्या हुई थी, असफल हुई थी। अर्थात जैसे मान लो कि ये चर्बी वाले कारतूस के कारण एक चिंगारी उठी और इसके कारण भारतीय सिपाही जो थे वो अंग्रेजी सिपाही के खिलाफ हो गए, लेकिन इनका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। अब नेतृत्व करने वाला नहीं मिला, साथ ही साथ इनकी बात पहुंचाने वाला अंग्रेजों तक नहीं मिला, जिसके कारण ये क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। आज वर्तमान में अगर आप देखो डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, 2 दिन से आप लोग देख रहे हो, उनका एक नेता है, उनका जो संगठन है जूडो करके, उसका एक अध्यक्ष है, वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाता है। अगर सारे डॉक्टर मिलके अलग अलग हर जिलों में जाके खाली हड़ताल करें और उनका बात रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो तो सरकार कैसे सुनेगी, किसको बुलाएगी? क्या सभी डॉक्टरों को बुलाएगी? तो जो प्रशासन रहेगा वो खुद ही उनमें घिर जाएगा। तो निश्चित रूप से एक कारण यहाँ पर क्या है, इन नेतृत्व का अभाव, और ये नेतृत्व का अभाव है जो 1857 की क्रांति को असफल बनाने में सबसे बड़ा था
योगदान उसका। बाद में नेतृत्व आया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी तब तक ये 1857 की क्रांति की जो चिंगारी थी वो जब तक बुझ चुकी थी। ठीक है, तो पहला असफलता का कारण आता है नेतृत्व का अभाव, तो ये फैक्ट याद रखना। दूसरा आता है कि 1857 की जो क्रांति थी वो क्रांति समय के पहले हो गई थी, अर्थात कि इसके लिए उन्होंने जो टाइम डिसाइड किया था वो टाइम डिसाइड के पहले ही मंगल पांडे साहब उग्र हो गए और उन्होंने गोली से उस क्रांति का आगाज करवा दिया। तो समय के पूर्व एक क्रांति होनी, अर्थात कहने का यहाँ पर है कि इसके लिए एक सोची समझी रणनीति बनती, उसका एक समय डिसाइड होता और उस दिन फिर क्या होती, क्रांति की शुरुआत होती। जैसे मान लो कभी कभी किसान आंदोलन हो रहा है, तो किसान आंदोलन पहले से बता देता है कि हम उस दिन क्या करेंगे, भारत बंद रखवाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने एक तारीख फिक्स कर दी कि उस तारीख को हम क्या करेंगे, भारत बंद करेंगे। जैसे मान लो एक दो दिन में डॉक्टर लोग कह देंगे हम मध्य प्रदेश को बंद रखेंगे, ठीक है, तो वो एक समय बताएंगे कि उस तारीख को हम मध्य प्रदेश को क्या करेंगे, बंद रखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा। तो ये जो समय रहता है, इस समय के पहले अगर कोई चीज हो जाती है, मान लो डिसाइड हुआ कि हम 10 जून के दिन हम लोग क्या करेंगे, क्रांति की शुरुआत करेंगे, लेकिन 10 जून के पहले हो जाए तो वो लोग तैयार नहीं है जिनको 10 जून याद थी। तो इसलिए समय के पहले जो है इस क्रांति का होना, ये भी 1857 की क्रांति का असफलता का एक कारण है कि उसके लिए कोई फिक्स डिसाइड समय नहीं था और समय के पहले हो गई कि उस समय कोई ऐसी रणनीति बन ही नहीं पाई थी जब तक कि 1857 की क्रांति को हम सही परिणत रूप दे सके। तो दूसरा कारण यहाँ से आता है निश्चित समय के पूर्व यह होना। फिर है संगठन का अभाव। तो संगठन का अभाव, जैसे मैंने अभी हाल ही में आपको डॉक्टरों के संगठन का अभाव जो बताया कि 1857 की क्रांति तक भारत में ऐसे कोई संगठन नहीं बने थे जिनसे जुड़कर अंग्रेजों तक दबाव डाला रखा जा सके, मतलब दबाव बनाया जा सके संगठनों के माध्यम से। आज हमारे देश में बहुत सारे संगठन है अलग अलग। एक व्यक्ति नया संगठन बना लेते हैं, उसमें 10 लोग जुड़ जाते हैं। NSUI है ना, ABVP है, ये तो संगठन मान लो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक रूप से अपनी सरकार की तरफ से क्या करते हैं, अपनी बात रखवाते हैं। तो संगठन का अभाव था, नेतृत्व का अभाव तो था ही सही, लेकिन संगठन भी नहीं थे, और संगठन नहीं थे जिसके कारण अंग्रेज ही जानते थे कि ये लोग संगठित नहीं है। और यही कारण था कि जो भारतीय रियासत थी हमारी, उनका भी कोई ऐसा संगठन नहीं था कि सारे राजा एक साथ मिल जाए और अंग्रेजों का क्या करे, विरोध कर दे। तो ऐसा भी कोई संगठन नहीं था कि दक्षिण भारत के सारे राजा एक हो गए, उन्होंने अंग्रेजों को उधर से भगाया, या उत्तर भारत के राजा एक साथ, एक सारी रियासत एक साथ हो गई। तो ऐसा कोई संगठन नहीं था। अगर भारतीय रियासतों में उसमें किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व मान लेते, मान लो कि वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को आएगा, उसमें उसी को अपना राजा मान लेते और समर्थन देते, तो शायद अंग्रेज उस समय भी भाग जाते। ठीक है, तो संगठन का एक अभाव था। फिर था संसाधनों का अभाव। तो आपने देखा होगा 1857 की क्रांति आज से लगभग जो हुई थी वो 150 साल पहले हुई थी। तो हम देखते हैं कि 50 साल पहले तक भी भारत में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी संसाधनों के मामले में, या ऐसा मशीनीकरण इस टाइप का कोई चीज नहीं थी स्वतंत्रता तक। तो 1857 में जो संसाधन थे वो तो बिल्कुल सीमित टाइप के थे। तो उस समय तक तो ट्रेन भी शुरुआती हुई थी 3-4 साल पहले। तो संसाधन जो थे, मतलब संसाधन से मतलब यहाँ पर ये है कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सके, या एक सूचना पर सारे लोग, मान लो कि हम लोग दिल्ली से एक सूचना पहुंचा रहे तो मुंबई में जाके एक सूचना तुरंत पहुंच जाए। जैसे आज तो मोबाइल है, तो हम एक मैसेज डाले और व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाए तो पूरे भारत में वो मैसेज क्या हो जाता, फॉरवर्ड हो जाता। लेकिन उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय तो कोई ऐसा मोबाइल नहीं था, उस समय तो कोई ऐसा मतलब फोन नहीं था जिससे कॉल किया जाए, और फोन भी बहुत बाद में आया था भारत में। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे कोई संसाधन नहीं थे या ऐसे कोई गाड़ी घोड़े नहीं थे जिससे क्रांति को आसानी से क्या किया जा सके, सफल किया जा सके। बैलगाड़ी थी तो बैलगाड़ी से जाने में वैसे 1-2 दिन लगते, तो संसाधनों का अभाव था, घोड़े थे, लेकिन फिर भी उसके लिए टाइम लगता था। आज की जैसी व्यवस्था होती कि 2 घंटे में हम लोग यहाँ से प्लेन के माध्यम से दिल्ली जा सकते हैं, वहां से हम मुंबई जा सकते हैं, वहां से हम लोग देहरादून जा सकते हैं। इस टाइप की जो संसाधन थे, अगर क्रांति होती और उस समय अगर ऐसे हमारे पास संसाधन होते तो शायद ये क्रांति उस समय भी सफल हो जाती। तो संसाधनों का अभाव था। फिर दूसरा एक फैक्टर इसमें आता है क्रांति का सीमित क्षेत्र। और सीमित क्षेत्र का मतलब यहाँ से यह है कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में इसका क्षेत्र था, दक्षिण भारत तक 1857 क्रांति का प्रभाव गया ही नहीं था। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्रांति का एक सीमित क्षेत्र था,
कुछ कुछ जगह पर ही क्या हो रही थी, क्रांतियां हो रही थी, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाई। मतलब कई राजाओं को तो पता ही नहीं था कि 1800 मतलब कि एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ कोई इस प्रकार की क्रांति चल रही है। इवन वीर सावरकर ने इसको बोला है कि ये 1857 की क्रांति है, यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ऐसा बोला है वीर सावरकर ने। लेकिन कई लोग अंग्रेज तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं, ये एक सिपाही विद्रोह था। कुछ लोग इसको बोलते हैं एक सिपाही विद्रोह था। अंग्रेजों ने भी बोला है कि एक सिपाही विद्रोह था, लेकिन वीर सावरकर ने इसको बोला है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किसने बोला है कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो वीर सावरकर ने बोला है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन अंग्रेज और कई लोग जो थे वो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ एक सिर्फ सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह था क्योंकि तत्कालीन कारण में आप लोग देखते हो। तो क्रांति का सीमित क्षेत्र होना भी इस 1857 की क्रांति का असफलता का एक कारण है। फिर दूसरा आता है कि उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, तो उनको तो अंग्रेज पैसा देते थे, वेतन देते थे, तो वो क्यों इस क्रांति में शामिल हुए? ठीक है, तो बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो अंग्रेजों के उस बुद्धिजीवी वर्ग इस क्रांति से दूर था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने आप को इससे अलग कर रखा था। तो आप सोचिए कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसमें भारतीय जनमानस उस समय का, वो इस 1857 की क्रांति से दूर था। और वो दूर इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के उस समय तो बहुत कम लोग वैसे भी पढ़े लिखे थे, तो जितने भी पढ़े लिखे थे अंग्रेजों के यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की नौकरियां करते थे। तो नौकरियां करते थे, तो उस समय का जो बुद्धिजीवी वर्ग था या उस समय का जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो इस 1857 की क्रांति से दूर था। तो एक कारण ये भी था, अगर हो सकता है वो आके लोगों को समझाते, क्योंकि उनकी बात तो उस समय वैसे भी मानी जाती है। आपने देखा वो कई क्षेत्र में आज भी कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति बहुत अच्छा समझदार है तो पूरा गांव उसकी बात मान लेता है। तो उस समय तो बहुत कम लोग थे, तो अगर ऐसा बोलते हो तो शायद गांव के गांव उस क्रांति में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण ये क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। फिर अगला व्यक्ति इसमें आता है कि बहादुर शाह जफर जो था उसको सम्राट ना मानना। मैं आपको शुरू में ये बता रहा था कि किसी एक व्यक्ति को अगर ये ऐसा मान लेते कि ये हमारा नेता है, तो देखो बहादुर शाह जफर द्वितीय उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह था, और बहादुर शाह जफर को अगर सारी भारतीय रियासतें मिलकर अपना सम्राट मान लेती तो शायद वो अंग्रेजों की सेनाओं का क्या कर सकता था, उस समय सामना कर सकता था। लेकिन उसको सम्राट ही नहीं माना उन्होंने, मतलब भारतीय रियासत को सम्राट नहीं माना, क्योंकि सब अपने अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। और उसमें बहुत सारी रियासतें तो ऐसी थी जो अंग्रेजों का ही साथ दे रही, तो जिसके कारण भी क्या हुआ कि ये 1857 की क्रांति का असफल। तो इसमें से कारण ये लिखा जाता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट न मानना। तो एक फैक्ट यहाँ से ये आता है, याद रखिएगा। फिर दूसरा है कि बहादुर शाह जफर जो था उसके दरबार के कुछ लोगों ने विश्वासघात किया था उसके साथ। एक कारण ये भी आता है, अगर उसके दरबारियों ने उसके साथ विश्वासघात ना किया होता तो शायद जो बहादुर शाह जफर जो रहता उसके साथ उसको सही चीजें पता चल जाती, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो था वो बुजुर्ग हो चुका था, ठीक है। और दूसरा क्या था, उसके राज दरबारियों पर वो ज्यादा डिपेंड रहता था। तो उसके राज दरबारी जो थे वो अंग्रेजों के से मिले हुए थे, और उसने अपनी जो राज दरबार की जो बातें थी उन लोगों ने क्या की, अंग्रेजों के सामने उजागर कर दी, और जिसके कारण वो उनके दरबारियों का विश्वासघात का सामना उठाकर बहादुर शाह जफर एक तरीके से क्या हुआ, उस युद्ध को नहीं लड़ पाया, ठीक है। तो दो कारण यहाँ से बनते, जफर सम्राट ना मानना, दूसरा उनके दरबारियों का विश्वासघात करना। फिर होता है जैसा एक पॉइंट आता है कि जो भारतीय रियासतें थी वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। तो उसमें हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि होलकर और सिंधिया जो मध्य प्रदेश की थी, ये तो पूरी तरीके से अंग्रेजों का साथ दे रही थी, ठीक है। मतलब इवन झांसी की रानी थी, ये तात्या टोपे थे, उन लोगों को पकड़वाने में भी इन्हीं का हाथ था, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं देसी रियासतें जो थी अंग्रेजों का साथ दे रही थी, जिसके कारण भी 1857 की क्रांति क्या हुई, असफल हुई थी। और ये एक महत्वपूर्ण कारण में से एक है, और सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय भावना का अभाव। मान लो आप सब कुछ है लेकिन आपके अंदर एक आग ही नहीं है लड़ने की, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके पास किताब है, आपको टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, आपके मम्मी पापा आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक जुनून ही नहीं है, आपके अंदर पढ़ने की ललक ही नहीं है, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है राष्ट्रीय भावना, कि भारतीय लोगों के पास इस टाइप की कोई चीज नहीं थी कि हम देश के प्रति भी कुछ करें या हम देश को बचाएं, इस टाइप की भावना ही नहीं थी। अगर ये फीलिंग्स भी होती, और ये फीलिंग्स कब आई भारतीयों में, जब ये क्रांति हो गई,
उसके बाद उनको समझ में आया कि हमारे देश को बचाना है, हमारी जन्मभूमि को बचाना है। तो सबसे बड़ा कारण था इस क्रांति को असफल होने में राष्ट्रीय भावना का अभाव। आज हम लोग देखते हैं राष्ट्र प्रेम के प्रति, अगर तिरंगा लहरा रहता है निश्चित रूप से हमारा मन जो रहता है, हमारा दिल जो रहता है उसके प्रति एक बार झुक जाता है, या अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है। तो ये चीजें उस समय तक भारतीय लोगों में नहीं थी, जिसके कारण वो एक साथ नहीं हो पाए, और एक साथ नहीं हो पाए तो अंग्रेजों ने आसानी से उनको क्या कर दिया गया, इस क्रांति के द्वारा हरा दिया गया, और अंग्रेजों ने इस तरीके से इस जीत को क्या कर लिया, मतलब इस क्रांति को क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कैसा बन सकता है कि 1857 की क्रांति के असफल होने के कारणों में क्या सम्मिलित है या नहीं है, ये फैक्ट यहाँ से आ सकता है। तो ये ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये थे 1857 के क्रांति के कारण और उसके असफल होने के कारण। डिटेल्स मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बताई है, चूंकि आंसर मेंस में लिखा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं उस टाइप से हम लोगों ने इसको पढ़ा है। इस आंसर को हम मेंस में भी लिख सकते हैं और बहुत अच्छे से भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग 6-6 नंबर में भी आंसर आ सकता है कि उसके आर्थिक कारण बताइए, उसके तत्कालीन कारण बताइए, उसके सामाजिक कारण बताइए, उसके राजनीतिक कारण बताइए, या उसकी असफलता के कारण। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा आंसर में आता है। तो एक आंसर यहाँ से ये भी आ सकता है, ठीक है। फिर उसका तत्कालीन कारण में से भी आ सकता है, कहाँ से शुरू हुई है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो 1857 की क्रांति के कारण और उसकी असफलता के कारण था। आगे हम पढ़ेंगे कि इस क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुए या उसका प्रभाव क्या रहा, उसका आगे उसके कारण क्या क्या हुआ भारत में। तो हम इसको बोलते हैं 1857 की क्रांति के प्रभाव। तो प्रभाव में भी क्या देखेंगे हम, राजनीतिक प्रभाव क्या हुए, सामाजिक धार्मिक प्रभाव क्या हुए, आर्थिक प्रभाव क्या हुए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रभाव मतलब एक सबसे बड़ा प्रभाव जो हुआ था, जो मैंने आपको अंतिम बताया, राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रीय भावना अर्थात राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था वो 1857 की क्रांति के बाद ही हुआ था। तो सबसे बड़ा कारण आता है, मतलब प्रभाव में आता है राष्ट्रवाद का उदय। तो उसको हम कल पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, हम लोग फिर क्लास को डिसमिस करते हैं। किसी का सर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फिर क्या लिखेंगे, 1857 की क्रांति क्या है? 1857 की क्रांति क्या है? 1857 की क्रांति में अगर आपको 3 नंबर का आता है तो आपको 1857 की क्रांति में सिर्फ तत्कालीन कारण लिखना है। अगर 3 नंबर में आता है 1857 की क्रांति क्या है, तो 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है, जो कि भारतीय जनमानस के खिलाफ चर्बी वाले कारतूस के कारण ये क्रांति सब हुई थी, जो कि एक तरीके से अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थी। मतलब यहाँ से हमको ये बताना है कि ये क्या थी, तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ये हुआ इसके कारण, चर्बी वाले कारतूस के कारण। बस ये 2-3 फैक्ट हम इसमें लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिख सकते। 1857 की क्रांति क्या थी, तो ये लिख सकते वीर सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है, और ये भारतीय जनमानस के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक मतलब युद्ध था, ये बोल सकते हैं, या तत्कालीन कारण से हम पता कर सकते हैं कि यह भारतीय जनमानस का एक युद्ध था। बस इतना सा लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं लिख सकते। और वैसे भी 1.5 लाइन तो लिखना है। और बोले सर 1806 में क्या हुआ था? 1806 में वेलोर करके एक जगह है, वेल्लूर, वो है दक्षिण भारत में। वहां पर एक सिपाही विद्रोह हुआ था, और सिपाही विद्रोह ऐसा था कि जो भारतीय सिपाही थे और अंग्रेजी सिपाही थे उनके मध्य क्या हुआ था, एक आपस में लड़ाई हो गई थी, जैसी ये लड़ाई हुई थी। तो वो लड़ाई हो गई थी, तो वहां पर भी जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने अंग्रेजों सिपाही को मारा था, और यही कारण था कि वहां के जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में कई भारतीय सिपाहियों के मन में अंग्रेजों सिपाहियों के प्रति एक बेर हो गया था। मतलब बेर का मतलब ना, याद रख लेते हैं हम चीजों को, बाद में जाके मैं बदला लूंगा, ऐसा स्कूलों में होता था कि तेरे को कल देख लूंगा मैं। तो वो कल देखने वाली बात थी। 1806 में जो विद्रोह हुआ था, तो भारतीय पुलिस वालों ने उस चीज को याद रखा, लेकिन वो पुलिस वाले तो जब तक नहीं होंगे, लेकिन वो घटना याद थी कि इन्होंने हम इतने लोगों को मारा था। उसके कारण भारतीय जो सैनिक थे उनके मन में, अंग्रेजों के सैनिकों के मन में जो चीजें थी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से क्या थी, एक शुरुआत मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है 1857 क्रांति के जो बीज थे वो वेल्लूर विद्रोह से ही माने गए। ठीक है, ये वाली चीज थी, मैंने आपको बताए थे वो। और कुछ हम लोग खत्म करें क्योंकि अगली क्लास है 10 बजे। जी सर। ओके ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए ऐसे ही और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।